नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन सेशन में। करें अपने दिल की बात हमारे साथ। तो यहाँ पर आप अपने दिल की बात हमारे साथ कर सकते हैं। जो भी आपके सवाल हैं, चाहे वो आपके करियर से जुड़े हों, आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़े हों, आपकी प्रोफेशनल लाइफ से, जॉब से, वो सारे सवाल आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। कोशिश करी जाएगी कि आपके सभी सवालों के जवाब यहाँ पर हम समय रहते दे पाएँ। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। और यहाँ पर हमारे पास सवाल आए हुए हैं, उनका जवाब देंगे। और साथ ही साथ मैं यहाँ शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मौज ऐप पे जितने भी हमारे यूज़र्स हैं, बहुत बेइंतहा प्यार आपका मिल रहा है। तमाम एक सवाल आ रहे हैं, तो आप सभी को जो प्यार मिल रहा है, इस तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। साथ ही कू फैमिली यानी कि कू परिवार का भी यहाँ पर मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि आपका भी प्यार बेहद मिल रहा है। आपके तमाम एक सवाल हमारे पास पहुँच रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि आपके सभी सवालों के जवाब यहाँ पर समय रहते हम लोग दे पाएँ। तो जैसे कि सेशन में हम सुबह आते हैं, इवनिंग में आते हैं और नाइट में आते हैं। आज क्योंकि संडे का दिन है, तो आज हम यहाँ पर सुबह का सेशन स्किप कर दिया था, तो अभी आज आए हैं। तो यहाँ पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं सवालों के जवाब। तो रोशनी पॉल जी का सबसे पहले हाय आया है। हेलो रोशनी। तो पहला प्रश्न ले लेते हैं यहाँ पर कि सक्सेसफुल शादी आपकी नज़र में क्या है। देखिए, शादी जो चीज़ है वो एक दो परिवारों का मिलन है, सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं। और कहा भी जाता है कि इंडिया में जो शादी है वो एज अ मैरिज एज अ इंस्टीट्यूशन रहती है। तो यहाँ पर सिर्फ दो लोग नहीं मिलते हैं, यहाँ पर दो परिवारों का मिलन होता है। दो लोग आपस में नहीं मिल रहे हैं, बल्कि दो परिवार, दो संस्कृति कई बार मिलती हैं, दो रिलीजन मिलते हैं। तो यहाँ पर इसलिए इसको इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में रखा जाता है। सक्सेसफुल शादी के लिए क्योंकि आपने पूछा है, तो आपको बता दें, देखिए सक्सेसफुल शादी में ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्सन डोमिनेटिंग हो, दूसरा पर्सन सुनता रहे, या दूसरा पर्सन डोमिनेट करे, पहला सुनता रहे। ऐसा नहीं होता। यहाँ पर एक दूसरे की फीलिंग्स की कदर करनी होती है। और कई बार ऐसी सिचुएशन भी आती है कि कोई सामने वाला पर्सन अगर एंगर में है, गुस्से में है, तो आपको अपना गुस्सा वहाँ पर कंट्रोल करना होता है। सामने वाले को स्पेस देना होता है कि वो अपनी बात बोल सके, कह सके। और बाद में आपको जब समय मिलता है, तब आप अपनी बात वहाँ पर बोल करके सामने वाले को रियलाइज़ करवा सकते हैं कि हाँ, उसकी क्या गलती थी और आपकी कहाँ पर मिस्टेक हुई या आपकी क्या गलती थी। तो ये भी यहाँ पर चीज़ें देखी जाती हैं। साथ ही जो मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई भी रिलेशनशिप, सिर्फ शादी की बात नहीं करेंगे, आप दुनिया भर में किसी भी रिलेशनशिप में अगर आप चले जाएं, तो सबसे पहली जो चीज़ मुझे लगती है कि होनी चाहिए वो है हमारे पास ट्रस्ट। अगर आपका ट्रस्ट है रिलेशनशिप में पर्सन्स पर, तभी आपका वो रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो सकता है। अगर ट्रस्ट ही नहीं होगा, अगर आप एक दूसरे की फीलिंग्स की कदर ही नहीं करेंगे, अगर आप एक दूसरे पर भरोसा ही नहीं करेंगे, तो ऐसे में कभी भी आप किसी भी रिलेशनशिप में चले जाएं, वहाँ पर आपको इस तरह के इश्यूज फेस करने पड़ेंगे, आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। लोग जो आपके साथ रिलेशनशिप में वो आपसे दूरी बनाना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले भरोसा करना सीखिए, भरोसा कीजिए दूसरे पर। हम यहाँ पर आंख मूंद कर भरोसा करने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन दूसरे पर्सन पर आप भरोसा जब करेंगे, तभी आपको वहाँ पर प्यार भी नज़र आएगा, लाइकिंग भी नज़र आएगी। कहा भी जाता है कि आप हर उस व्यक्ति से प्यार कर सकते हैं जिस पर आप भरोसा करते हो, लेकिन इसका वाइस वर्सा यानी इसका उलट बिल्कुल भी सही नहीं होता कि आप जिससे प्यार करते हैं उस पर आप आँख मूंद करके भरोसा कर पाएँ। तो यहाँ पर आपको जिस भी रिलेशनशिप में आप हैं, चाहे वो माता पिता के साथ है, चाहे वो बहन भाइयों के साथ है, फ्रेंड्स के साथ है, तो हम अपने फ्रेंड्स को अपनी प्रॉब्लम क्यों बताते हैं? इसलिए बताते हैं ना कि हम उन पर भरोसा करते हैं, हमें लगता है कि वो हमें कुछ सॉल्यूशन भी देंगे, साथ ही हमें अगर कहीं पर सिचुएशन ऐसी होगी तो हमें गाइड भी करने का काम हमारे फ्रेंड्स करेंगे। तो क्यों? क्योंकि हम उन पर भरोसा करते हैं, तभी हम शेयरिंग करते हैं। तो यहाँ पर अगर पति पत्नी के बीच में अगर हम बात करें, रिलेशनशिप की बात करें, तो वहाँ पर भी भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। बिना भरोसे के कोई भी रिलेशनशिप सर्वाइव नहीं कर सकता। और सक्सेसफुल मैरिज के लिए अगर आपको जाना है, तो यहाँ पर एक पहली टर्म जो मैं कहता हूँ कि भरोसा यहाँ पर ज़रूर होना चाहिए। इसके अलावा दूसरी बात कि आपको अपने साथ वाले पर्सन को एक स्पेस देना होता है। स्पेस इन द सेंस, मान लीजिए
कहीं आप घूमने जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, अब वहाँ पर आपका पार्टनर क्या पहनना चाहता है, क्या उसकी मर्जी है, उसके ऊपर अपनी मर्जी मत थोपिए। कोशिश करें कि उनको थोड़ा सा अपने डिसीजन खुद लेने दीजिए, आप उसमें बीच में बाधा मत बनिए। क्यों? अगर आप टोका टोकी करेंगे, हर बात पे अगर आप इन्वॉल्वमेंट अपना रखेंगे, तो कहीं ना कहीं सामने वाला जो आपका पार्टनर है वो वहाँ पर उस रिलेशनशिप में बंदिश महसूस करेगा कि मुझे यहाँ पर बंदिश हो रही है, मुझे बांधा जा रहा है, ज़बरदस्ती मुझसे कुछ कार्य कराए जा रहे हैं जिसको करने के लिए मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो यहाँ पर एक दो बार तो हो सकता है आपका पार्टनर सुने, 4 बार सुने, 10 बार सुने, 50 बार सुने, लेकिन एक ऐसा सैचुरेशन पॉइंट आएगा, एक ऐसा थ्रेशोल्ड पॉइंट आएगा कि वहाँ पर सामने वाला पर्सन एग्रेसिव हो जाएगा, वो मना कर देगा, डिनाई कर देगा। तो कोशिश करें कि अपनी जो राय है, अपनी जो ओपिनियन है, वो आप भले ही शेयर करें, लेकिन अपनी मर्जी दूसरे के ऊपर बिल्कुल मत थोपिए, क्योंकि इस तरह की रिलेशनशिप ज़्यादा दिनों तक, ज़्यादा समय तक सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। या तो सामने वाला पर्सन सरेंडर कर दे तो अलग बात है, फिर वहाँ पर वो रिलेशनशिप चल नहीं रही होगी, वो झेली जा रही होगी एक सामने वाले पर्सन के द्वारा। तो यहाँ पर अगर आप जिस भी रिलेशनशिप में हैं, उस रिलेशनशिप को अगर आप अच्छा बनाना चाहते हैं, उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो ऐसे में बेहद ज़रूरी है कि आप उसको स्पेस भी दीजिए, उसको बोलने का स्पेस होना चाहिए, उसको अपने काम करने का स्पेस होना चाहिए, अपनी बात रखने का स्पेस होना चाहिए। साथ ही हर एक व्यक्ति का अपना एक पेरिफेरी होती है। हम चाहते हैं कि हमारे दायरे को जितना हमने सीमित किया हुआ है, सिर्फ चुनिंदा लोग ही उस दायरे के अंदर आएं, या फिर कुछ एक ऐसा भी टाइम होता है जहां पर हम चाहते हैं कि हमें सिर्फ सुकून चाहिए, हमें किसी भी व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है, उस समय हम अकेला रहना चाहते हैं। तो वो स्पेस भी आपको उस रिलेशनशिप में प्रोवाइड कराना होता है। अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हैं और अगर आपकी गर्लफ्रेंड किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, दूसरे अपने मेल फ्रेंड के साथ बात कर रही है, तो ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पर जाके लड़ाई लड़नी है कि तुम क्यों दूसरे के साथ बात कर रहे हो। आप किसी को रोक नहीं सकते हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, आपको अपने पार्टनर पर ट्रस्ट करना होगा, साथ ही उसको स्पेस भी देना होगा। कई बार कोई बातें होती हैं, कोई ऑफिशियल बात है, कोई कलीग है, उसके साथ कुछ डिस्कशन चल रहा है, तो वहाँ पर आपको इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हो जाना कि आप वहाँ पर जाके अपने गर्लफ्रेंड की बेइज्जती कर दें या फिर उनको काउंटर करना शुरू कर दें, कन्फ्रंट करें। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपको वहाँ पर स्पेस देना है। हाँ, अगर वो चाहेंगे आपका पार्टनर, तो वो आपको उस सिचुएशन के बारे में भी ज़रूर बताएंगे कि हाँ, क्यों वो वहाँ पर बात कर रहे थे, क्यों सामने वाले की सलाह ले रहे थे, या क्या सिचुएशन थी, क्या इश्यूज थे। वो सारी चीज़ें यहाँ पर रहती है, और तभी ये सारी चीज़ें डील होती हैं जब रिलेशनशिप में ट्रस्ट रहता है। तो अगर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में ट्रस्ट है और आप एक दूसरे को वैल्यू करते हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, तभी आपकी जो शादीशुदा ज़िंदगी है वो अच्छी चलेगी। लास्ट पॉइंट जो मैं यहाँ पर ऐड ऑन करना चाहूँगा वो होती है रिस्पेक्ट। हमेशा अपने रिलेशनशिप की रिस्पेक्ट करिए, अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करिए। आप जिस भी रिलेशनशिप में हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी अगर हैं, तो गर्लफ्रेंड अगर बॉयफ्रेंड की रिस्पेक्ट कर रही है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की रिस्पेक्ट कर रहा है, तभी वो रिलेशनशिप कंटिन्यू होगी। अदरवाइज क्या होगा, झगड़े होने शुरू होंगे और धीरे धीरे उस दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा। हस्बैंड वाइफ हैं, मान लीजिए हस्बैंड शराब पी के आ रहा है, नशे में मारपीट कर रहा है, असॉल्ट कर रहा है, या फिर गालियां बक रहा है। अब इस तरह की रिलेशनशिप अगर आप चला रहे हैं, तो कुछ समय तो आपकी वाइफ हो सकता है कि सामाजिक दबाव की वजह से उस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करें, झेलें आपको, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब वो आपको छोड़ करके चले जाएंगी। तो यहाँ पर आपको रिस्पेक्ट भी करनी होती है, ना सिर्फ रिलेशनशिप की बल्कि आपको अपने पार्टनर की भी रिस्पेक्ट करनी होती है, क्योंकि जब आप पार्टनर की रिस्पेक्ट करेंगे तभी वो रिलेशनशिप भी आपका सक्सेसफुल हो पाएगा। ट्रस्ट भी रखना है, सामने वाले को स्पेस भी देना है और उसकी रिस्पेक्ट भी करनी है, तभी आप एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप में कंटिन्यू कर पाएंगे। आशा करता हूँ कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई प्रश्न यहाँ पर अधूरा रह जाता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब अगला प्रश्न जो हमारे पास आया है उसमें है कि एक फीमेल को मेल से कम कमाना चाहिए या
ज़्यादा कमाना चाहिए। तो थोड़ा सा यहाँ पर ऑर्थोडॉक्स क्वेश्चन आया है, एक रूढ़िवादी क्वेश्चन। मेरे को ये लगता है कि आज के समय में जब समाज में इतने ज़्यादा बदलाव आ रहे हैं, लड़कियां भी कंधों से कंधा मिलाकर मेल्स के साथ compete कर रही हैं, ना सिर्फ वो घर संभाल रही हैं बल्कि अपनी वर्किंग लाइफ भी संभाल रही है, प्रोफेशन भी संभाल रही हैं। तो ऐसे में यहाँ पर ये बात नहीं आनी चाहिए कि कौन कितना कमा रहा है। अगर आप एक अच्छी पोजीशन पर हैं, आप एक अच्छा कमा रहे हैं, इर्रिस्पेक्ट ऑफ आप मेल हैं फीमेल हैं, दैट डजेंट मैटर, आपका काम सही होना चाहिए। अगर आपका काम सही है तो निश्चित तौर पर आप यहाँ पर अपने रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर पाएंगे। अगर आप यहाँ पर ईगो लेकर के आ जाएंगे कि आपके बीच में ईगो आ गई कि नहीं, बीइंग अ मेल मुझे ज़्यादा कमाना है, बीइंग अ फीमेल मुझे ज़्यादा कमाना है, आई एम द मैन ऑफ द हाउस, आई एम द वुमेन ऑफ द हाउस, इस तरह की अगर इश्यूज आ रहे हैं, इस तरह की अगर प्रॉब्लम आ रही है, तो यकीन मानिए वो रिलेशनशिप ज़्यादा दिनों तक कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। तो अपनी ईगो को तो आप रख दीजिए साइड में। और कमाने की बात पे अगर हम बात करें तो पहली चीज़, अपने पार्टनर पे अपनी मर्जी मत थोपिए कि उसको जॉब करनी ही है। जॉब करनी ना करनी सामने वाले पार्टनर का डिसीजन होना चाहिए। ज़्यादातर केसेस में, क्योंकि जो हमारा भारतीय समाज है पुरुष प्रधान समाज माना जाता है, तो यहाँ पर स्टार्टिंग से ही हम भी देखते आए हैं और पहले भी यही चलता है कि जो मेल मेंबर है वो कमाने के लिए घर से बाहर निकलता है और फीमेल टेक केयर करती हैं घर की। लेकिन हमेशा ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है। अगर फीमेल्स भी बाहर निकल रही हैं तो उनको भी हमें स्पेस देना चाहिए। उनका जीवन आगे बढ़ने के लिए उनको जो भी अपने जीवन में करना है उसको उनको करने की आज़ादी हमें देनी चाहिए। साथ ही अपनी बंदिशें नहीं थोपनी है, आपको उनको फिर सपोर्ट करना है। अब अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी वाइफ मार्केट जा रही हैं, ऑफिस जा रही हैं, उसके बाद वो घर का भी सारा काम करें, तो फिर यहाँ पर इश्यूज आएंगे, दिक्कतें आएंगी। आप उस केस में क्या कर सकते हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो एक आप काम वाली बाई लगवा लीजिए, आप खाना बनाने वाले वहाँ पर लगवा लीजिए। अगर घर में बच्चे हैं तो फिर आपको बेबी सीटर भी चाहिए होगा। तो इस तरह की चीज़ें आपको यहाँ पर फिर अडॉप्ट करनी पड़ेंगी अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने के लिए। अगर आप चाहें कि आपकी बीवी 10, 20, 50 हज़ार रुपये, लाख रुपए कमा के भी लेकर आए और साथ ही वो घर में गंगूबाई की तरह काम भी करते रहें कि वो चौका चूल्हा भी कर रही हैं, झाड़ू पोछा भी कर रही हैं, बच्चों को भी संभाल रही हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सोचें अगर वही कंटिन्यू करते रहें तो फिर यहाँ पर इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम आती हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं और कुछ केसेस में फिर डाइवोर्स तक की नौबत आ जाती हैं। तो जब तक आप अंडरस्टैंडिंग लेकर के नहीं आएंगे और ईगो को अलग नहीं रखेंगे कि आपकी वाइफ आपसे ज़्यादा कैसे कमा ले रही है, आप उससे ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, ज़्यादा अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं, फिर भी उनको पक्ष ज़्यादा क्यों मिल रहे हैं, उनको इंसेंटिव ज़्यादा क्यों मिल रहे हैं, इस तरह के इश्यूज मत लेकर के आइए। अगर आपकी वाइफ ज़्यादा कमा रही है तब भी अच्छी बात है, फैमिली इनकम बढ़ रही है ना। अगर आप ये सोचें कि आपका एक जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो आपका बेहतर हो रहा है, एक फैमिली इनकम आपकी बढ़ रही है, तो ज़्यादा अच्छा पॉजिटिव वे है। और अगर आप ये कम्पीट करने लग जाएं कि नहीं मुझे अपने कलीग से ज़्यादा नहीं कमाना, मुझे जो ऑफिस में जो सबसे अच्छा जो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ है उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करना, मुझे सिर्फ अपनी वाइफ से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना है, तो आप समझ लीजिए कि आपका रिस्ट्रिक्शन आपने खुद अपने ऊपर लगा लिया। आप अपना सैचुरेशन पॉइंट खुद लेकर के आ गए हैं और आप फिर वहाँ पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आपके साथ हमेशा प्रॉब्लम्स बनी रहेंगी। तो इस तरह के इश्यूज भी यहाँ पर आते हैं। कोशिश करें अपने ईगो को अलग छोड़ करके आगे बढ़ेंगे, तभी आप एक अच्छे रिलेशनशिप को भी कंटिन्यू कर पाएंगे और फिर आपको ये भी टेंशन नहीं रहेगी कि मेल पर्सन ज़्यादा कमा रहा है या फीमेल ज़्यादा कमा रही है और उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है। आशा करता हूँ आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अब अगला सवाल हमारे पास आया है, मुझे दूसरों की सक्सेस देख करके जलन होती है, मैं इसे कैसे कंट्रोल करूं। तो बहुत ही बढ़िया सवाल आपने यहाँ पर पूछा है, सवाल पूछने के लिए धन्यवाद। तो देखिए कई बार इस तरह के इश्यूज आते हैं, लोगों को दूसरों के अच्छी परफॉर्मेंस देख करके जलन होने लगती है कि हम यहाँ पर अच्छा क्यों नहीं कर पा रहे हैं या सामने वाला अच्छा कैसे परफॉर्म कर पा रहा है। तो देखिए यहाँ पर दो तरीके हैं।
जो भारतीय समाज है यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो ऑप्शन अडॉप्ट करते हैं वो कहते हैं सामने वाले की टांग पकड़ के नीचे खींचना शुरू कर दो। अगर सामने वाला आगे बढ़ रहा है हमें उसको रोकना है, हमें उसको आगे नहीं बढ़ने देना है। और यकीन मानिए 70 to 80% लोग आज के समय में ऐसा ही करते हैं। बजाय इसके कि आप अपनी सक्सेस की स्टोरी खुद लिखें, आप खुद अपने प्रयास करें, खुद अपने जीवन में आगे बढ़ें, खुद आप इतना अच्छा काम करें कि आपसे लोग प्रेरणा पाएं, इंस्पिरेशन बने। आप क्या करते हैं, आप दूसरों की जो सक्सेस है उससे आप जलना शुरू कर देते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी हो, ये नहीं दूसरों की परफॉर्मेंस आपसे खराब हो। दो बातें हैं, दोनों में डिफरेंस है। टॉप पर पहुंचने के लिए या अपने बॉस के सामने अच्छा बनने के लिए आप अपनी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट या इम्प्रोवाइजेशन नहीं करना चाहते हैं। आप क्या चाह रहे हैं कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो तो वही बनी रहे, बट दूसरों की परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाए या बॉस के सामने ऐसी परफॉर्मेंस पोर्ट्रे करी जाए दूसरे एम्प्लॉयज़ की, दूसरे कलीग्स की, कि बॉस को लगे कि नहीं यही सबसे अच्छा काम करने वाला बंदा है, बाकी सब तो बेकार है। तो यहाँ पर जो सेकंड एटीट्यूड है ये आपके लिए खतरनाक है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। आप कभी भी अपने जीवन में अगर आगे बढ़ने की सोच रहे हैं तो ये एटीट्यूड आपको आगे लेकर के नहीं जाएगा। इसके अलावा अगर आप अपने जीवन में कुछ नया करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की पाना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको थोड़ा सा यहाँ पर बदलाव लाने की आवश्यकता है। अपनी सोच में बदलाव लेकर के आइए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करिए। निश्चित तौर पर आपको यहाँ पर अपने जीवन में सफलता मिलेगी। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो अपने एटीट्यूड में बदलाव ला रहे हैं वहाँ पर आप दूसरों को पीछा करने के बजाय खुद को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। जब आप खुद में इम्प्रोवाइजेशन लेके आएंगे, खुद को जब आप आगे बढ़ाएंगे, खुद आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे कामों में, तो लोगों को भी वो चीज़ दिखाई देगी, वो भी आपकी केयर करेंगे, कदर करेंगे, और वही आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहने वाला है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि आप यहाँ पर दूसरों को पीछे मत लेके आइए, उनकी सक्सेस से जलिए मत, अपने रास्ते खुद बनाइए और अपनी सक्सेस स्टोरी खुद लिखिए। कहा भी जाता है कि आज के समय में, आज के हमारे जो समाज चल रहा है, यहाँ पर लोग अपने गम से दुखी नहीं हैं। जी हाँ, आज के समय में, आज के समाज में लोग अपने गम से दुखी नहीं हैं, वो दूसरों के सुख से दुखी हैं। पड़ोसी इसलिए दुखी है कि उसके पड़ोस वाले जो शर्मा जी या वर्मा जी हैं, उन्होंने सेकंड फ्लोर के बाद अब थर्ड फ्लोर भी अपने मकान में बनवा लिया, या जो और कोई दूसरा पड़ोसी है आपका, वो एक आपसे ज़्यादा अच्छी, आपसे ज़्यादा बड़ी लंबी कार लेकर के आ गया। तो ये सारे पैरामीटर्स अगर आप मान करके चल रहे हैं कि यही आपके सक्सेस के पैरामीटर्स हैं, तो आप कभी भी अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आपको हमेशा ही इश्यूज झेलने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे, और आपको प्रॉब्लम होंगी। तो कभी भी दूसरों की सक्सेस से बिल्कुल मत जलिए, उसको प्रेरणा स्रोत मानिए, उसको मोटिवेशन फैक्टर की तरह लीजिए और अपने आप को भी आगे बढ़ाने का प्रयास करिए। जब आप खुद आगे बढ़ाने का प्रयास अपने आप को करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको अपने जीवन में नई नई सफलताएं प्राप्त होंगी। आपका एटीट्यूड चेंज होगा, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप काम करेंगे तो आपको अपना जो काम है उसकी थकान भी अनुभव नहीं होगी। कहते हैं ना कि जब आप अपने काम से प्यार करने लग जाते हैं तो आपको फिर थकान वकान कुछ भी महसूस नहीं होती है। तो आप यहाँ पर सक्सेस हमेशा डेडिकेशन मांगती है, मेहनत मांगती है। तो अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर डेडिकेशन के साथ काम करना होगा, मेहनत के साथ काम करना होगा। कोई भी सक्सेस पाने का शॉर्टकट नहीं होता है, तो आपको शॉर्टकट नहीं अपनाने, आपको पूरी डेडिकेशन के साथ काम करना है, तभी आप अपने जीवन में जो बुलंदियां हैं उसको छू पाएंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद। अगर आपका फिर भी कोई प्रश्न अधूरा है तो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न थोड़ा पर्सनल आया है कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सर आपका फेवरेट फूड कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारा, मैं बहुत ही फूडी हूँ, फूड लवर हूँ, बहुत सारा मुझे टेस्टी खाना पसंद है।
और यहाँ पर इंडियन कुजीन्स मुझे ज़्यादा पसंद आते हैं इन कंपैरिजन टू चाइनीज़। ऐसा नहीं है चाइनीज़ नहीं खाते, मंचूरियन, चाउमीन, मोमोज सब कुछ खाते हैं, लेकिन हाँ इंडियन कुजीन्स ज़्यादा पसंद है इन कंपैरिजन विद अदर कुजीन्स। और इसमें भी अगर बात की जाए तो मुझे पनीर के डिशेस ज़्यादा पसंद आती हैं कि अगर आपने पनीर की कोई सी भी वैरायटी बना रखी है, आपने पनीर बटर मसाला है, कढ़ाई पनीर, शाही पनीर, पनीर दो प्याजा, तो तमाम एक पनीर पसंदा हुआ, तो तमाम एक जो आपकी पनीर की डिशेज़ हैं, पनीर भुजिया हुई, तो वो सारी मेरे को बहुत पसंद है। और लगभग सभी तरह की डिशेज यहाँ पर खा लेते हैं। खाने को लेकर के एक चीज़ जो मेरे पेरेंट्स ने अपनाई और वो मैं आगे बीइंग अ पेरेंट मैं खुद भी अपनाता हूँ। पेरेंट्स ने कहा कि बीइंग अ मेल तुम्हें घर से बाहर निकलना होगा, तुम्हें घर से बाहर जाना होगा और हर वक्त तुम्हें तुम्हारी पसंद का खाना नहीं मिलेगा। मुझे याद है कि कॉलेज ख़त्म करने के बाद जब हम नौकरी के लिए ट्राई कर रहे थे, जो आपका जो स्ट्रगलिंग फेज होता है, पीरियड होता है, उस समय जब थे तो वहाँ पर एक बार मैं ढाबे पे गया, तो दोपहर में गए, नौकरी नहीं थी उस समय, सर्च कर रहे थे, तो ढाबे पे गए, खाने में क्या है उन्होंने 3-4 रेसिपी बताई कि ये है ये है ये है, मतलब डिशेस के नाम लिए, और लास्ट में बोला कड़ी है। तो मैंने कहा ठीक है कड़ी ले आओ, कड़ी के साथ खाना खाते हैं। रात में गए डिनर करने, अगेन सेम इश्यूज। मैं पूछा खाने में क्या है, उन्होंने कुछ सब्जियों के नाम लिए, कम पसंद थे या अजीब अजीब से नाम थे, एंड देन उन्होंने कहा कड़ी है। कोई बात नहीं कड़ी ले आओ। नेक्स्ट डे गया, नेक्स्ट डे दोपहर में फिर खाने के लिए लंच के लिए पूछा, फिर उन्होंने 3-4 चीज़ों के नाम लिए और लास्ट में मैंने कहा कड़ी ले आओ। तो आप सोचिए कि 3-3 बार एक ही तरह का खाना खाए जा रहे हैं, सेम मोनोटनी कर रहे हैं कि क्योंकि दूसरा खाना पसंद नहीं आ रहा है। हालांकि पेरेंट्स ने एक आदत डलवाई कि आप सब कुछ खा सकें, सब कुछ चीज़ें आप अडॉप्ट कर सकें। तो टिंडे की सब्जी, आपकी लौकी, तोरी, कद्दू, कुछ भी हो, मैं सब कुछ खाता भी हूँ। और इनफैक्ट मेरे घर में भी जैसे मेरा छोटा बेटा है तो उसको भी थोड़ा सा इन चीज़ों से कम पसंद है। पिज़्ज़ा अगर उसको कितना भी खिला लो कोई इशू नहीं, लेकिन अगर ये चीज़ें हैं तो वो उसको कम पसंद आती हैं। लेकिन उसके लिए भी हमने ट्रेंड यही सेट किया हुआ है जो मेरे पेरेंट्स ने सेट किया कि आपको खाना यही मिलेगा, आपको खाना यही खाना है। ये भले ही कर सकते हैं कि आप थोड़ा कम कम लगा के खा लीजिए, लेकिन आपके लिए अलग से कोई सब्जी, कोई अलग से डिश नहीं बनेगी, यही खाना आपको यहाँ पर खाना पड़ेगा। तो वो जो एक ट्रेंड मेरे पेरेंट्स ने हमारे ऊपर लागू किया, वही मैंने भी आगे वाली जनरेशन पे लागू किया है, क्योंकि उसको भी एक समय ऐसा आएगा जब घर से बाहर निकलना होगा और वहाँ पर सर्वाइवल करने के लिए उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं होंगे, उसको अकेले स्ट्रगल करना है इस ज़िंदगी में, इस लाइफ में। तो वहाँ पर उसको थोड़ा सा इतना मजबूत जोर बनाना है कि वो किसी भी चीज़ को खा सके, रह सके, भले ही उसकी पसंद की हो, नापसंद की हो, पेट भर सके। तो इस तरह की एक सोच के साथ पेरेंटिंग हम कर रहे हैं। क्या सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो जो अगला क्वेश्चन या प्रश्न आया है, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है कि जब कोई आपका फ़ोन नहीं उठाता है तो आपको कैसा लगता है। मेरी गर्लफ्रेंड मेरा फ़ोन कई बार नहीं उठाती है, मुझे तो बहुत बुरा लगता है। तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, आपने अपनी बात बता दी कि आपकी जो गर्लफ्रेंड है कई बार वो अगर आपका फ़ोन नहीं उठाती हैं तो आपको बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन अगर आप इंडिविजुअली मेरे लिए अगर पूछ रहे हैं कि आपको कैसा लगता है, तो देखिए यहाँ पर एक लेवल होता है। शायद आप जिस एज ग्रुप में हैं वहाँ पर आपको वो चीज़ बुरी लग रही है, लेकिन जब आप थोड़े से मैच्योरिटी अपने अंदर लेकर के आएंगे, आप थोड़े ग्रोन अप होंगे, तो आप चीज़ों को समझना शुरू करेंगे। कभी कभी सामने वाला पर्सन इस कंडीशन में नहीं होता कि वो आपका फ़ोन पिक कर सके या फिर आपके कॉल का जवाब दे पाए। सामने वाले पर्सन को आप बाउंड नहीं कर सकते कि आप अगर रिलेशनशिप में हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो हमेशा आपका कॉल पिक करना है। इनफैक्ट अगर मान लीजिए आपकी गर्लफ्रेंड मीटिंग में रहे, ऑफिस जाती हैं, से मान लेते हैं वर्किंग है, ऑफिस जाती हैं, मीटिंग में है, और आप
बार बार उनको कॉल करे जा रहे हैं, वो पिक नहीं कर रही हैं, काटे दे रही हैं, तो वहाँ पर उनके जो इमेज है उस पर भी क्वेश्चन मार्क लगता है कि उनके बॉस भी टॉक सकते हैं कि आखिर किसका फ़ोन आ रहा है, बार बार क्यों कोई फ़ोन कर रहा है, जब हम यहाँ इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग कर रहे हैं, कंपनीज की पॉलिसीज डिसाइड कर रहे हैं, कंपनी का विजन मिशन पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर कौन डिस्टर्ब कर रहा है। सिमिलरली हो सकता है कि आपने अभी तक अपने घर पर अपने रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताया हुआ हो। अब आप इस तरह से अगर परेशान करते रहेंगे, बार बार कॉल करते रहेंगे, और आपकी गर्लफ्रेंड अगर वहाँ पर अपने पेरेंट्स के साथ बैठी हैं या फिर अपने किसी रिश्तेदार के साथ हैं और आपका फ़ोन बार बार आएगा, तो उनको वहाँ पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो आपको थोड़ा यहाँ अंडरस्टैंडिंग होना पड़ेगा, समझना होगा कि हर एक सिचुएशन फेवरेबल नहीं होती हैं। आपको टाइम देना है, स्पेस देना है और ट्रस्ट मेंटेन रखना है अपने रिलेशनशिप पे। ट्रस्ट या विश्वास की जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम अंधविश्वास की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अगर आपका पार्टनर आपके ऊपर अलग ही तरह का एक प्रेशर डाल रहा है, या फिर वो आपको परेशान कर रहा है, या फिर आप पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता है, या फिर आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको अंधविश्वास नहीं करना है। अगर वो आपको अवॉइड कर रहा है, आपसे रिलेशनशिप से निकलना चाहता है, ब्रेकअप करना चाहता है, तो फिर ऐसे पार्टनरशिप को आपको ब्रेक कर देना चाहिए। ऐसे रिलेशनशिप से आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए और अपने फ्यूचर, अपने कैरियर को लेकर के आपको कंसंट्रेट करना चाहिए, उस पर फोकस करना चाहिए। वही आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप इस रिलेशनशिप में पड़े रहेंगे, कंटिन्यू करते रहेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं इश्यूज फेस करने होंगे। तो कोशिश करें कि आप ऐसे रिलेशनशिप में जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा बाउंड हो जाएं, आपको हर सवाल का जवाब अपने पार्टनर को देना हो, आपका पार्टनर आप पे ट्रस्ट ना करता हो, तो ऐसे रिलेशनशिप को कंटिन्यू बिल्कुल मत करिए। और अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा है, तो ऐसे रिलेशनशिप में भी रहने का कोई औचित्य नहीं रहता। लेकिन उसके लिए आपको पूरी तरह श्योर होना पड़ेगा, सिर्फ शक के बिना पर, शक इन द सेंस कि 3 दिन हो गए आपके पार्टनर ने आपकी कॉल नहीं उठाई। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा। मेरा एक फ्रेंड है, नाम नहीं बता रहा हूँ, देन रिलेशनशिप में थे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। देन एक दिन ऐसा आया, उन्होंने कॉल की अपनी गर्लफ्रेंड को, उन्होंने फ़ोन पिक नहीं किया। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन, शायद 15 या 20 दिन बाद जाके उन्होंने, उसका जो बॉयफ्रेंड है उनका कॉल पिक किया। और जैसे ही कॉल पिक किया, जो मेरे फ्रेंड थे उन्होंने क्या किया, चिल्लाना शुरू कर दिया अपनी गर्लफ्रेंड पे, गालियां बकना शुरू कर दिया। खूब फ्रस्ट्रेशन उनके अंदर भरी हुई थी, खूब उनको सुनाई बातें, सब कुछ किया। और उनकी जो गर्लफ्रेंड थी वो चुपचाप सारी बातें सुनती रही। और लास्ट में उन्होंने बस एक शब्द बोला, उनका नाम लेके, कि मेरे फादर नहीं रहे। तो आप सोचिए किस सिचुएशन से, किस पीरियड से वो लोग गुजर रहे थे, क्या कंडीशन थी। वो अपने फादर को खो चुकी थी, उनका बिल्कुल लॉस थी। कॉल भी नहीं किया उन्होंने, अपने बॉयफ्रेंड को बताया भी नहीं, और वो सदमे से उबर रही थी। और वहाँ पर बिना जाने, बिना कुछ वो करे, उनका बॉयफ्रेंड उन पे बरस पड़ा, उनको सुनाई, खरी खोटी सब कुछ किया। और वहाँ पर उस लड़की पे क्या इम्पैक्ट आया वो आप भी अच्छे से समझ सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन कई बार हमारे सामने आती हैं। आपको सामने वाले की परिस्थिति का अंदाजा नहीं होता, आप अपनी परिस्थिति को जानते हैं। आप कह रहे हैं कि मुझसे 20 दिन हो गए बात नहीं करी मेरी गर्लफ्रेंड ने, यानी कि वो मुझे धोखा दे रही है, लगता है वो अपने किसी नए बॉयफ्रेंड के साथ घूमने चली गई। आप तो अपने अंदर इमेजिनेशन के नए नए पहाड़ बनाते जा रहे हैं, लेकिन रियलिटी क्या है ये शायद आपको भी नहीं पता। तो कभी भी ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको संयम रखना है और आपको अपना माइंड ठंडा रख करके उसकी कंडीशन के बारे में सोचना है कि आखिर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। और ज़्यादा बेहतर है कि आप उनके बारे में ना सोच के अपने काम पर फोकस करें, क्योंकि जब आप सामने वाले के बारे में सोचते रहेंगे तो आप ना तो अपना काम ढंग से कर पाएंगे, ना अगर जॉब पे होंगे तो जॉब अच्छे से आप करेंगे, ना वहाँ पर काम ढंग से होगा। अगर पढ़ाई में है तो आपकी स्टडीज सफ़र करेंगी। तो कोशिश करें कि इन सब चीज़ों
पे आप फोकस ना करके आप अपने करियर, अपने जॉब पे फोकस करें और थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होने का प्रयास करें, क्योंकि यही चीज़ें आपको भविष्य में आके ले करके जाएंगी। अगर आप अपने पार्टनर पे ट्रस्ट नहीं करेंगे तब भी आपको यहाँ पर इश्यूज फेस करने होंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि कॉल ना पिक करने के कारण आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। गर्लफ्रेंड जवाब नहीं दे रही या वाइफ जवाब नहीं दे रही या हस्बैंड जवाब नहीं दे रहा, दैट डजंट मीन कि वो कहीं एंजॉय कर रहे हैं। मे बी वो किसी ऐसी सिचुएशन में है, ऐसे सर्कमस्टांसेस में है कि वो आपको उस समय रिप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको वहाँ पर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। आशा करता हूँ आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई सवाल यहाँ पर अधूरा रह जाता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो यहाँ पर अगला प्रश्न आया है, मेरे अंदर कई ऐब हैं, मैं अपनी बुरी आदतों को कैसे ख़त्म कर सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। और सबसे पहली चीज़ आप मान के चलिए कि आपने तो अपने अंदर की आधी % जो लड़ाई है, जो आपने कहा है कि आप अपने अंदर की जो बुरी आदतें हैं उनको ख़त्म करना चाहते हैं, जो ऐब हैं उनको ख़त्म करना चाहते हैं, तो 50% लड़ाई तो आपने जीत ली है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ वो भी बताता हूँ। आपके अंदर जो ऐब या जो कमियां हैं या जो आपकी बुरी आदतें हैं, आपने उनको आइडेंटिफाई कर लिया है, सबसे पहली चीज़। वरना लोगों को तो ये पता ही नहीं होता कि उनके अंदर कुछ कमियां भी हैं। लोग तो यही मान के चलते हैं कि वो बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल अच्छे हैं, कमियां हमारे में नहीं, कमियां तो सामने वाले में हैं। तो आपने अगर ये आइडेंटिफाई कर लिया है कि आपके अंदर कुछ कमियां हैं, आपके अंदर कुछ बुरी आदतें हैं, तो आपने आधी लड़ाई तो जीत ही ली है। अब आपको सिर्फ क्या करना है, आपको दुनिया वालों के सामने ये साबित करके दिखाना है कि हाँ, आपने उन बुरी आदतों से पार पा लिया है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको प्रयास करने होंगे, आपको अपनी विल पावर स्ट्रांग करनी होगी। मान लीजिए आपके अंदर एक बुरी आदत है कि आप चेन स्मोकर हैं, आप सिगरेट पीते हैं, ठीक। अब आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ, ये एक बुरी आदत है, गलत आदत है, खराब आदत है और आपको इससे छुटकारा पाना है, आपको इससे बाहर निकलना है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी विल पावर को स्ट्रांग करना है। सिगरेट आपको अगर छोड़नी है तो ऐसा नहीं करना कि आज मैं चेन स्मोकर हूँ, 10 सिगरेट पी रहा हूँ, तो कल 9 करूँगा, परसों 8 करूँगा, फिर 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इस तरह से सीरीज नहीं चलानी। आपको ऑन दैट मोमेंट छोड़ देनी है। भले ही आप दिन की 10 सिगरेट पीते हो, 20 पीते हो, 40 पीते हो, जितनी भी सिगरेट आप पीते हैं, आपको वहीं पर ही उसको ख़त्म कर देना है। बहुत दिक्कत होगी, बहुत तकलीफ होगी, स्टार्टिंग के एटलीस्ट 3-4 दिन, हफ्ता भर आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकते हैं और वहाँ पर आपको अपने गुस्से पर भी काबू करना होगा। गुस्सा सिर्फ आपको अपने ऊपर ही नहीं आएगा, आपको दूसरों के ऊपर भी आएगा। अपने ऊपर तो आप इस बात से गुस्सा होंगे कि आखिर आपने ये डिसीजन क्यों लिया। आपको उस समय आपका दिमाग बार बार कहेगा कि नहीं, चल कोई बात नहीं, थोड़ा सा निकोटीन ले लेते हैं, थोड़ा सा 2 कश मार लेते हैं। बिल्कुल नहीं, आपको जितना ज़्यादा हो सके अपने पर काबू रखना है। आपको जिस चीज़ का आपने प्रण लिया है कि नहीं, मुझे सिगरेट नहीं पीनी, तो आपको फिर वहाँ से सिगरेट से दूरी बना लेनी है, तुरंत इंस्टेंट दूरी बनानी है। ऐसा नहीं कि आज चलो पी के देख लेते हैं, कल पी के देख लेते हैं या परसों से छोड़ेंगे, फिर आप जीवन में कभी भी नहीं छोड़ पाएंगे। बहुत सारे लोग होते हैं ना कि यार एक्सरसाइज करने आना है, फिट रहना है, और फिटनेस के लिए सुबह उठ के जॉगिंग करने जाएंगे या सुबह उठ के योगा करेंगे, एरोबिक्स करेंगे। वो सुबह कब होती है? 95 से लेकर 99% लोगों की, 95% तक की तो होती ही नहीं सुबह। 95 से 99% लोगों की जो सुबह होती है वो 2-4 दिन होती है, हफ्ता भर होती है, और उसके बाद बचे 1% जो कंटिन्यू कर पाते हैं एटलीस्ट महीने 2 महीने तक, और 0.1% ऐसे होते हैं जो कि कंटिन्यू करते हैं लाइफ टाइम, या जब तक उनको बेस्ट रिजल्ट्स नहीं मिल जाते। आपको भी वही करना है। आपको कोई भी आदत अपने अंदर डेवलप करनी है या छोड़नी है तो उसके लिए आपको
अपनी विल पावर स्ट्रांग करके एक करेक्टिव मेजर लेना होगा, एक डिसीजन लेना होगा और फिर उस पर आपको स्टिफनेस दिखानी पड़ेगी, उस पर आपको अडिग रहना होगा, तभी आपको जीवन में सफलता मिलेगी। अगर आप वहाँ पर डाइवर्ट हो गए तो यकीन मानिए आप वहाँ पर सक्सेस से दूर हो जाएंगे, आपको फिर इश्यूज फेस करने पड़ेंगे। तो कभी भी आप यहाँ पर कोई सी भी आदत से दूरी बनाना चाहते हैं, कोई आदत डेवलप करना चाहते हैं, तो कहा भी जाता है कि 21 दिन 21 डेज का टाइम होता है। अगर आप 21 डेज तक कोई चीज़ लगातार कंटिन्यू कर लें तो वो आपकी एक हैबिट बन जाती है। अगर आप 21 डेज तक डेली सुबह उठना शुरू कर दें तो 22nd डे आपको अलार्म लगाने की जरूरत नहीं होगी, आप अपने आप उठ जाएंगे। अगर आप 21 डेज तक लगातार योगा कर लें तो 22nd डे आप ऑटोमेटिकली योगा करने बैठ जाएंगे। या अगर आप नहीं करेंगे किसी दिन योगा तो आपको फिर अपने अंदर से ही अजीब सा महसूस होगा। अगर आपने कहा कि मुझे सुबह जॉगिंग करने जाना है तो आपको लगातार 21 डेज तक जाना है, 22nd डे ऑटोमेटिकली आप सुबह उठकर जॉग करने निकल जाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें भी रहती हैं, आपको एक हैबिट डेवलप करनी है। कैसी हैबिट डेवलप करनी है वो आपके ऊपर है। कोशिश करें अच्छी से अच्छी बढ़िया हैबिट अपने अंदर डेवलप करें, वही आपको सक्सेस के मार्ग पर ले करके जाएंगी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद। चलिए अब अगला प्रश्न यहाँ पर ले लेते हैं। अगला प्रश्न ये है, क्या आप मेकअप करते हैं? ओके, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। नहीं, नॉर्मली मैं मेकअप नहीं करता हूँ। नॉर्मली इसलिए बोला कि आफ्टर शेविंग अगर एक शेव क्रीम या मॉइस्चराइजर टाइप की चीज़ लगाते हैं। सर्दियों में कई बार कोल्ड क्रीम लगाने की नौबत आती है, या फिर अगर होंठ अगर फट जाते हैं तो लिप गार्ड अगर आता है उसको लगाते हैं। अलग से अगर आप सोच रहे हो कि मैं क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक और ये सारा जो विमेंस का जो आपका कॉस्मेटिक्स होता है उसको अगर प्रयोग करते हैं एक्सक्यूज मी, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कॉस्मेटिक अगर आप यूज़ नहीं करते हैं, नॉर्मल फेस वॉश है, फेस वॉश यूज़ करते हैं, मुंह धो लेते हैं और बस आ जाते हैं कैमरे के सामने। कोई अलग से मेकअप वगैरह करके नहीं आते। अगर चेहरा ज़्यादा ख़राब लगता हो तो कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं, साथ ही एडवाइस भी कर सकते हैं कि कैसे आना चाहिए, कौन कौन सा मेकअप करना चाहिए, शायद मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाए। तो जरूर साझा करिएगा, जरूर बताइएगा। और आप मेकअप करते हैं नहीं करते, और करते हैं तो कौन सा करते हैं, जरूर मेरे को कमेंट सेक्शन में आप बताएं। तो चलिए अब अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न जो आया है हमारे पास, क्या आपने कोई एनिमल पाला है? तो बता दें आपको कि जी नहीं, मैंने आज तक कोई भी एनिमल नहीं पाला। और थोड़ा सा बैकग्राउंड में अगर चलूँ तो बचपन में बहुत शौक था कि कुत्ता पाला जाए, ठीक है, पपी पाला जाए, शौक हुआ करता था। घर में बोला, और घर में अगर मैं बात करूं तो हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो वहाँ पर इजाज़त नहीं थी। पेरेंट्स का ये कहना होता था, एक डायलॉग था उनका कि पहले तुम्हें पाल लें, बाद में कुत्ता बिल्ली अगरा पालेंगे। तो यही एक टिपिकल डायलॉग सुनने को मिलता था। जब भी अब कहा जाए कि एक कुत्ता पाल लें या किसी को ले आएँ घर पे, तो मना हो जाता था स्ट्रेट फॉरवर्ड कि नहीं करना है। और वही चीज़ अब भी है कि अब वो हैबिट बन चुकी है, आदत बन चुकी है। तो अब कुछ और कुत्ता बिल्ली अगरा कुछ अब भी नहीं पाला हुआ, और अब पालने की ऐसी इच्छा भी नहीं है। अब या तो कहें टाइम नहीं निकाल पाते। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये भी अपने लिए टाइम मांगती हैं। अगर आप एक डॉगी भी लेके आते हैं, फिर आपको उसको भी बच्चे की तरह केयर करनी होती हैं। आप पपी भी लेके आते हैं, कोई बिल्ली भी लेके आते हैं, तो आपको उसके लिए भी फिर पूरी केयर करनी होगी, उसका पूरा वैक्सीनेशन कराना होगा। वो सारी चीज़ें भी वहाँ पर रहती हैं। तो आपको फिर यहाँ पर थोड़ी सी बंदिश महसूस होती है कि आपको अब कहीं भी आना जाना है तो उसको अकेले नहीं छोड़ सकते। अगर छोड़ना है तो किसी के भरोसे छोड़ना है, उसको खाना देना है, टाइम पे देना है, उसको वॉक पे लेके जाना है। बहुत सारे फैक्टर्स वहाँ पर आ जाते हैं। बचपन में इतना सारा दिमाग नहीं चलता था, हालांकि धीरे धीरे जब बड़े होने शुरू हुए, ग्रोन अप हुए, तो चीज़ें समझ में आनी शुरू हो गई। तो सीधी सी बात कि मैंने कोई एनिमल नहीं पाला हुआ। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी एनिमल लवर। कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने घर में कुत्ते बिल्ली वगैरह पाले हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, आप बिल्कुल उनको पालिए।
एनिमल लवर होना चाहिए। इंडिविजुअल की आपने राय पूछी है कि क्या मैंने पाला है नहीं पाला, तो बिल्कुल नहीं, मैंने नहीं पाला हुआ है और फिलहाल अभी ऐसा कुछ पालने का मूड भी नहीं है कि आप कहें कि सर नियर फ्यूचर में आप अभी पालना चाहते हैं 1-2 साल में 5 साल में, तो नहीं, ऐसा कोई मैंने प्लान भी नहीं बनाया है। एंड वाइफ वगैरह का भी ऐसा कोई वो नहीं है आइडिया कि नहीं एक कुत्ता बिल्ली कुछ पाली जाए, तो सेम थिंकिंग का उनका भी है अभी तो फिलहाल। तो अभी फ़िलहाल हमारे यहाँ कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है और ना ही हम पालना चाहते हैं। जानवरों के अलावा अगर कुछ लोग मछलियाँ वगैरह पालते हैं, एक्वेरियम वगैरह रखते हैं, तो वो भी हमारे यहाँ नहीं है, उसको भी नहीं पाला हुआ है। तो ये चीज़ें पर्सनल लेवल में बोल रहा हूँ। अगर आप में से कोई ऐसे लोग हैं जो कि डॉग्स लवर हैं या डॉग पालते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप भी समझ पा रहे होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे कि हाँ उसके साथ भी आपको फिर टाइम स्पेंड करना होता है, उसको भी टाइम देना होता है, तभी आप वहाँ पर एक अच्छी बॉन्डिंग उस पर्टिकुलर एनिमल के साथ भी बना पाते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं यहाँ पर। ओके, अगला प्रश्न आया है, आप दिन भर में कितनी सेल्फी लेते हैं? तो देखिए, सेल्फी लेने का ऐसा शौक नहीं है। सेल्फी मतलब फ़ोटो खींचते हैं, कई बार कहीं आउटिंग पे जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं तो फोटोग्राफी जरूर करते हैं। मोबाइल आजकल हर एक की जेब में होता है, तो तुरंत फोटोग्राफी शुरू आती है। कोई अच्छा लोकेशन मिली तो वहाँ फ़ोटो खींच ली, कोई अच्छा कोई इवेंट हो रहा है वहाँ फ़ोटो खींचनी हुई उस पर खींच ली। तो ये चीज़ें जरूर रहती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सेल्फी लवर हो कि हर समय सेल्फी ही चाहिए, हमेशा फ़ोटो ही चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। कई बार ऐसे इंसिडेंट्स भी हो जाते हैं लोगों के साथ कि एक अच्छी सेल्फी खींचने के चक्कर में लोग क्या करते हैं, वहाँ पर दूर होना, मतलब कोई ऐसे अपनी जान को जोखिम में डाल लेते हैं, किसी ऐसी दूर जगह पे जाके सेल्फी खींचते हैं कि वहाँ पर कोई इंसिडेंस हो जाता है तो उनको मदद के लिए भी कोई नहीं मिलता। तो कोशिश करें कि अगर आप सेल्फी अगर लेने में शौकीन हैं, सेल्फी लेना भी चाहते हैं, तो हमेशा सेफली सेल्फी लीजिए और सेल्फी को एडिक्शन मत बनाइए। कुछ लोगों का होता है कि वो सेल्फी के इतने ज़्यादा एडिक्टेड हो चुके होते हैं कि उनको खुद नहीं पता होता। हर एक चीज़, अगर मैं एक पिज़्ज़ा भी खा रहा हूँ तो उसकी सेल्फी खींच रहा हूँ, मुझे एक समोसा भी खाना है तो उसकी भी सेल्फी खींच रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं तो सेल्फी, सुबह मॉर्निंग उठ के बैठे तो एक सेल्फी, ब्रश कर रहे हैं तो एक सेल्फी, हर एक चीज़ की सेल्फी खींच खींच के उसको अपने इंस्टाग्राम पर, अपने फेसबुक पर, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर डाल रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। तो इतना ज़्यादा एडिक्शन भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कभी ना कभी आपके लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देती हैं। तो कोशिश करें कि आप, मैं खुद तो सेल्फी लवर नहीं हूँ, सेल्फी खींचता जरूर हूँ, लेकिन एडिक्शन नहीं है, और कभी कभार सेल्फी जरूर खींचते हैं अगर किसी अच्छी लोकेशन पर जाते हैं। आप लोगों के लिए भी मेरी राय यही रहेगी कि आप भी सेल्फी जरूर खींचिए, अच्छे से अच्छा कैमरा फ़ोन लीजिए जिसमें अच्छी सेल्फीज आती हों, लेकिन इसके लिए आपको अपनी जान जोखिम में बिल्कुल नहीं डालनी है। आपने कहा कि नहीं, मुझे तो नदी के बीच में जो एक चट्टान है वहाँ पर जाके एक सेल्फी खींचनी है, एक बहुत अच्छा व्यू आएगा और सबसे ज़्यादा लाइक्स आएंगे। मेनली प्रॉब्लम क्या है, लोग क्या चाहते हैं कि वो सोशल मीडिया पे कुछ भी अपलोड करें, वो अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड करें, फेसबुक पे अपलोड करें या व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाएं तो 100-200 लाइक आ जाएं, लोगों के कमेंट आ जाएं, यही सब चीज़ें आज की डेट में चाहते हैं। कोशिश करें ये चीज़ें छोड़ करके अपनी खुशी के लिए आप जो करना चाहें वो करिए। आप इसलिए उस नदी के बीच के पत्थर पे जाके फ़ोटो मत खींचिए कि लोगों के ज़्यादा लाइक आएंगे, लोगों के ज़्यादा शेयर होंगे, कमेंट आएंगे। आप ये सोच करके फ़ोटो खींचिए कि आपको वहाँ जाके फ़ोटो खींचना अच्छा लगता है, आपको दूसरों के लाइक शेयर से या उनके कमेंट से कोई सरोकार नहीं है। जब इस तरीके की थिंकिंग के साथ आप काम करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका दिमाग भी काम करेगा। आपको पता होगा कि आप जो खतरनाक स्टंट करने जा रहे हैं, जो खतरनाक सेल्फी खींचने जा रहे हैं, वो सही में ज़रूरी भी है या नहीं। या कई बार लोग क्या करते हैं, आपस में शर्त लग जाती है, बैटिंग हो जाती है कि कौन सबसे ज़्यादा व्यू लेके आएगा अपनी सेल्फी पर, कौन कितने ज़्यादा लाइक या कमेंट लेकर के आएगा, और उसके लिए वो उल्टी सीधी सेल्फी खींचते हैं, अलग लोकेशंस पे जाके खींचते हैं और उसको अपलोड करते हैं। तो ऐसे किसी भी कंपटीशन का हिस्सा मत बनिए। अपनी लाइफ को
एंजॉय करिए, खुश रहिए, दूसरे पे डिपेंडेंट मत होइए। दूसरे ने कोई चैलेंज दे दिया तो उसको आप फुलफिल करने चले गए, ऐसा बिल्कुल मत करिए, क्योंकि इससे आपको ही भविष्य में प्रॉब्लम होगी। तो जहाँ तक सेल्फी की आपने मुझसे पूछा, तो मेरे को तो खींचने की आदत नहीं है, बहुत ज़्यादा एडिक्शन नहीं है, कभी कभार जरूर खींचते हैं। आप लोगों के लिए भी ये कहूँगा कि दूसरों की खुशी के लिए सेल्फी मत खींचिए, अपनी खुशी के लिए सेल्फी खींचना चाहते हैं लेकिन पूरे सावधानी बरतते हुए आप सेल्फी खींच सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। काफ़ी सारे लोग हमारे साथ जुड़े भी, काफ़ी सारे आपके सवाल आ रहे हैं, और एक बार पुनः मैं यहाँ पर धन्यवाद करना चाहूँगा मौज ऐप पे यूज़र्स का भी। आपका भरपूर प्यार हमें मिल रहा है, भरपूर समर्थन मिल रहा है, बहुत सारे तमाम एक लोग हमारे साथ आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। और इसके अलावा जो कू ऐप है वहाँ से भी तमाम एक सवाल हमारे पास आ रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि आपके सभी सवालों के जवाब हम समय रहते दे पाएँ, फिर भी अगर थोड़ा बहुत डिले आ रहा है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और करते रहिए हमारे साथ बातें, और जो भी आपके प्रश्न हैं वो हमारे से पूछते रहिए, दिल की बात करते रहिए। मिलते हैं किसी और दिन किसी और सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।